हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो इसके बाद फिर जो है आता है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहली चीज़ है हु वर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर्स कौन कौन से थे, हाउ डिड दे मेक इट। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर्स कौन कौन से थे और उन्होंने इसे कैसे बनाया, है ना। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अब सबसे पहले आता है कि ये जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की एक बॉडी थी। ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की एक बॉडी थी या एक इंस्टीट्यूशन था। अब क्यों था, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, ठीक, उसको ड्राफ्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन चाहिए था। तो वो जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की एक बॉडी बनाई गई जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस जुलाई 1946 में किए गए। जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन किए गए और इसकी पहली मीटिंग जो है वो दिसंबर 1946 में बुलाई गई। ठीक, अब इसमें एक 389 मेंबर्स टोटल थे। ठीक, लेकिन क्योंकि इंडिया एंड पाकिस्तान वर डिवाइडेड, इंडिया का डिवीज़न हो गया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो मेंबर्स इलेक्ट हुए थे, ठीक, उसका भी डिवीज़न हो गया और इस तरह से जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें 299 मेंबर्स रह गए। ठीक है, 299 मेंबर्स रह गए। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन को क्या हुआ, कब एडॉप्ट किया गया और कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया, उसको आप समझ लीजिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1949 को प्रिपेयर कर लिया गया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक, क्यों किया गया, क्यों इसे एक्सेप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, इसका एक रीज़न है। ठीक है, रीज़न क्या है कि लाहौर में रावी रिवर है, उसके किनारे एक सेशन बुलाया गया था जिसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपना एम बनाया गया। ठीक, तब से 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाने लगा। नहीं सॉरी, फिर से सुन लो। जब 1930 में ये जो सेशन बुलाया गया था नेशनल कांग्रेस का, तो तब से 26 जनवरी को इंडिपेंडेंट डे बनाया जाने लगा। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। लेकिन जब 26 नवंबर 1949 को ये एक्सेप्ट हो गया, शुरू हो गया, यानी कि प्रिपेयर हो गया, बनकर तैयार हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसकी इम्प्लीमेंट की डेट जो है वो 26 जनवरी रखी गई। ठीक है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 के बाद जो डेट है वो 26 जनवरी
1950 में ही आती, ठीक है ना। और 26 जनवरी 1950 का 26 जनवरी का इम्पोर्टेंस यही है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की ओथ ली गई थी, अपना गोल जो है एक एम या एक टारगेट डिसाइड किया गया था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ और तब से हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे हर साल मनाते हैं या उसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रीजन्स मैंने आपको बता दिया। इट्स लेजिटिमेसी, क्योंकि ये लीगली थी, क्योंकि सभी ने इन्हें एक्सेप्ट किया था, सभी ने अप्रूव किया था, कोई कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट इस पर नहीं था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो इंडिया के लोग थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। प्रोसेस जो इन्होंने अडॉप्ट की वो क्या थी? डिबेट्स हुए, और अगर कोई चीज़ ऐसी थी उसको अमेंडमेंट किया गया, उसमें करेक्शन किया गया, उसको चेंज किया गया, और चेंज करने के बाद फाइनली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर लिया गया, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपकी। और ये डिबेट्स जो थे वो बड़े ओपन थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बड़ी ही सिस्टमेटिक और ओपन वे में काम कर रही थी, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लीडर्स जो हैं वो आपस में एग्री हो गए थे, ठीक है। अब उसमें देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने के रीजन क्या थे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सेप्ट करने के रीजन क्या क्या थे वो आप समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़ ये थी कि ये अपने समय का सबसे ब्रॉडेस्ट जो है कंसेंसस था। हमारे जो सोशल ग्रुप था, ठीक, उसमें से किसी ने भी पॉलिटिकल पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन पर कोई किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं उठाया, ठीक है। और तीसरी चीज़, ये इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्योंकि ज़्यादा लोग थे इसमें, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, और जो लोग थे उनको भी इसमें शामिल किया गया, ठीक। असेंबली में डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले, कास्ट, क्लास, रिलीजन और ऑक्यूपेशंस के लोग इसमें इंक्लूडेड थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से बनाई गई, यानी कि सिटीजन्स को राइट टू वोट दिया गया और उसके थ्रू जो है वो लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया, ठीक। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, ठीक, डिस्कशन होने के बाद, और बहुत सारे डिस्कशंस हुए, हज़ारों डिस्कशंस हुए, और 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुए, यानी कि वो अमेंडमेंट जिनको कंसीडर किया गया था, ठीक। और इसके अलावा 114 डेज इसको बनाने में लगे, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 12 वॉल्यूम्स में बनाया गया, ठीक। इसके 12 पार्ट्स हैं, 12 पार्ट्स हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है गाइडिंग वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ हैं
जिससे गाइड हुआ है या जिसके बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ मेजर लीडर्स हैं उनके बारे में आपको, या उनके क्या व्यूज़ थे, वो आपको बताएंगे। तो आपको इसमें बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत इजीली आप समझ पाओगे। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, ठीक, लेकिन वो क्या चाहते थे, लिक्वर पर बैन लगना चाहिए, यानी कि शराब बंद होनी चाहिए, वो ये चाहते थे। सोशल अपलिफ्टमेंट, लोगों को ऊंचा उठाया जाना चाहिए। ठीक है, और उनके जो ये आइडिया है या जो आइडियल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देते हैं। ठीक है, और जब उन्हें ये पता लगा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने को, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने उनके इस आइडिया को फॉलो किया या उसको माना। ठीक है, दूसरे हमारे लीडर हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो B.R. अम्बेडकर जो हैं उन्होंने महात्मा गांधी और उनके विज़न को जो है वो क्रिटिकली क्रिटिसाइज़ किया। ठीक, उन्होंने क्या किया, वो रिजर्वेशन के फेवर में थे और ये चाहते थे कि रिजर्वेशन क्लास को एम्पावरमेंट या उनकी पावर को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो B.R. अम्बेडकर के बेसिक वैल्यूज़ और आइडियाज़ को भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एडॉप्ट किया है। ठीक है, अब महात्मा गांधी ने जो आइडिया दिया, उनके आइडियाज़ को गांधीज्म कहा जाता है। ठीक, और जो B.R. अम्बेडकर हैं उन्होंने इन इक्वलिटी जो हमारी सोसाइटी में थी उसको दूर करने के लिए डिफरेंट आइडियाज़ दिए। ठीक है, और ये आइडियाज़ जो हैं वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दिखाई देते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इन लीडर्स के ये ड्रीम थे कि भविष्य में हमारा जो इंडिया है वो इस तरह का होना चाहिए। ठीक, और तीसरी बात, इसमें जवाहरलाल नेहरू के आइडियाज़ जो हैं वो भी दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये जो हैं आइडियाज़ हमारे प्रीएम्बल में दिखाई देते हैं। राइट, हमारे प्रीएम्बल में जो है ये दिखाई देते हैं। तो एक तरह से जो प्रीएम्बल है वो सोल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। सोल आप समझते होंगे, आत्मा। ठीक है, तो जब तक सोल है तब तक ये बॉडी जो है वो जीवित रहती है। ठीक, और सोल के निकलते ये जो बॉडी है वो डेड हो जाती है। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल है वो प्रीएम्बल जो है वो सोल है। ठीक है, यानी कि प्रीएम्बल को आप जब पढ़ लोगे तब आपको सारे का सारा जो है वो समझ में आ जाएगा। राइट, अब आप देखिए फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है आपका फिलॉसफी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। जो गाइडिंग वैल्यूज़ फ्रीडम स्ट्रगल में के दौरान जो है ड्यूरेशन में बनी थी वो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है। ठीक है, और इन वैल्यूज़ को कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसमें इसको अडॉप्ट किया गया है, मेंशन किया गया है। अब उससे पहले आपको बता दूं प्रीएम्बल है क्या। प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसमें वो फिलॉसफी, वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जिस पर कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेस्ड है। ठीक है, और कौन कौन सी वो फिलॉसफीज़ या आइडियाज़ हैं वो आप देख लीजिए। पेज नंबर 51 पे आपकी बुक पे एक
ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो गाइडिंग वैल्यूज़ हैं, ये आपको दे रखी हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ, तो आपकी समझ में ये आ जाएगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरे इंडिया से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनके द्वारा जो है ये बनाया गया है। ठीक है, ये किसी कोई पर्सनल या किसी पर्सन के थ्रू जो है वो नहीं बना। ठीक, ना कोई किंग और ना कोई बाहर की कोई आउटसाइड पावर है। राइट। सेकंड आपका है सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है वेयर द पीपल हैव फुल राइट टू मेक डिसीजन। ठीक है, जहाँ पर लोगों को अपना डिसीजन लेने का पूरा पावर होती है, चाहे वो इंटरनल डिसीजन हो या एक्सटर्नल हो। ठीक है, और कोई आउटसाइड पावर इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। तीसरा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो है वो क्या है कि इसमें जो कुछ भी सोसाइटी में अर्न किया जाता है उसको इक्वली डिवाइड किया जाता है, और जो लैंड एट्सेट्रा हैं और इंडस्ट्री हैं ये सारी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती हैं, किसी की पर्सन की प्रॉपर्टी नहीं होती। इसलिए जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ हैं उसको रिड्यूस किया जाता है। ठीक, फिर है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है कि फ्रीडम हैज़ बीन गिवन टू द सिटीजन्स टू फॉलो एनी रिलीजन। जो सिटीजन्स हैं वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है, गवर्नमेंट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर में नहीं लेती या फेवर नहीं करती है। सारे रिलीजन्स को गवर्नमेंट इक्वली ट्रीट करती है। ठीक, डेमोक्रेटिक यानी कि ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि लोग इक्वली राइट्स ऑफ पावर्स को जो है वो एंजॉय करते हैं और अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं जो उनके लिए आंसरेबल होते हैं। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब होता है जिस पर कंट्री का जो हेड ऑफ द कंट्री है वो जो है वो इलेक्टेड होता है। जस्टिस, सिटीजन्स को जस्टिस दिया जाता है, कास्ट, रिलीजन और जेंडर के बेस पर उनका कोई भी जस्टिस जो है वो रोका नहीं जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक, गवर्नमेंट जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी। लिबर्टी, कोई भी अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन सिटीजन्स पे नहीं होगा। ठीक है, वो अपनी थॉट्स, अपने विल को एक्सप्रेस कर सकेंगे। इक्वलिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, जो हमारे इनइक्वलिटीज चली आ रही थी उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फ्रेटर्निटी, हम जितने भी लोग हैं वो आपस में एक सेम फैमिली की फॉर्म में बिहेवियर करेंगे। ठीक, किसी भी सिटीजन को इन्फीरियर नहीं माना जाएगा, एक छोटा बड़ा नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक वैल्यूज़ हैं और इन्हें हम फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, और अब आपके इस चैप्टर में जो लास्ट है वो है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। ठीक है, इसमें आप समझ लीजिए इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन जो है वो एक तरह से रिपीटिशन है। ठीक है, तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं, जो वैल्यूज़ जो इसमें दी गई हैं जिनको अभी मैंने आपको जिक्र किया था, तो आइडियाज़ और वैल्यूज़ जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं और उनके लिए इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स किए गए हैं। ठीक है, और ये अरेंजमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मोस्टली आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अब क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं? वो अरेंजमेंट्स हैं कि किसे कितनी पावर होगी। तो मैंने आपके
शुरू में बताया था कि लेजिस्लेचर को केवल लॉ मेकिंग पावर होगी, ठीक, एग्जीक्यूटिव को इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द लॉ ये पावर होगी, ठीक। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनकी पावर्स को जो है बताया गया है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरीके से सैक्रेड, अनअल्टरेबल, जो चेंज ना हो सके, स्टैटिक है, और इसे टाइम और सोसाइटी की डिमांड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो उसको जो है चेंज किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट की पावर पर लिमिट लगाता, ठीक, गवर्नमेंट अपने मन से पावर को यूज़ नहीं करेगी, उसकी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की क्या क्या पावर्स हैं ये आपको हमने क्लियरली बता दिया, ठीक है। और ये स्पेशली जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है, ठीक है। दूसरी चीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मान लीजिए कोई चीज़ आज से 5 साल पहले लाई गई कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अब उसका कोई रेलिवेंस नहीं है या उसमें कुछ चेंज होना चाहिए, ठीक, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स का एक प्रोविज़न किया गया है, ठीक। तो उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है। तो इसलिए इन अमेंडमेंट्स के थ्रू जो है हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सकते हैं, ठीक। ये जो कंट्री को पर रूल करते हैं, जैसे एमएलए है, एमपी है, प्रेसिडेंट है, ठीक, इनको कैसे इलेक्ट किया जाएगा इसका प्रोसीजर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरह से दिया हुआ है, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स ऑफ सिटीजन्स को क्लियरली मेंशन किया गया है, और ये भी बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं किया जा सकता, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए हुए हैं उन राइट्स को सिटीजन्स को देना पड़ेगा सरकार को, ठीक है। उन पर किसी प्रकार की रोक टोक गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। इज दैट क्लियर? अच्छा, और एक चीज़ इसमें और बताने वाली है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना और उसको समझना इजी नहीं है, लेकिन जो हमारे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं उनको हम इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे लोकसभा कैसे बनेगी, राज्यसभा कैसे बनेगी, और आपकी विधानसभा कैसे बनेगी, कैसे इलेक्शंस होंगे, ये सारा प्रोसीजर जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शो किया गया है, उसमें पूरा जो है मेंशन किया गया है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट रखने के लिए, अपडेट माने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल यानी प्रेजेंट टाइम के लिए, प्रेजेंट रिक्वायरमेंट के लिए जो है वो सही होना चाहिए। इसको बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट का प्रोविज़न रखा गया है, ठीक। तो उसमें जो है क्या है कि उसको अमेंड किया जा सकता है। अमेंड का मतलब मैंने बताया चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में किया जा सकता है अगर वो रेलिवेंट ना हो या एट प्रेजेंट जो है वो उसकी कोई ज़रूरत ना हो, ठीक है। और अगर किसी लॉ की ज़रूरत है तो उसको जो है बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐड करना और रिमूव करना ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविज़न दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में जो है वो व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है, ये हमने आपको इस लेसन में जो वीडियो लेक्चर आपको शुरू किया था इन द बिगिनिंग ऑफ द लेसन, ये हमने आपको पहले से बता दिया है।
ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. स्टे कनेक्ट विद अस. थैंक यू एंड थैंक यू वेरी